नमस्कार साथियों। आज हम पुनः लौटे हैं विदेश नीति के उपकरण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। पूर्व में हमने विदेश नीति की परिभाषा को समझा कि किस प्रकार से विदेश नीति कार्य करती है, विदेश नीति के निर्धारण में किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जनसंख्या का क्या रोल रहता है, आर्थिक संसाधनों का क्या रोल रहता है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे विदेश नीति के उपकरण विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक उपकरणों का सहारा लेता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हर देश की जान है और उसी के आधार पर देश अपना कार्य कर पाता है। ये उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से संबंधित देश राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। यानी कि घुमा फिरा के बात एक है कि विदेश नीति विदेश नीति के पालन में जिन जिन साधनों का उपयोग किया जाएगा, वो सब किससे इन्फ्लुएंट रहेंगे, किससे प्रभावित रहेंगे, वो है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। यानी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए ही हम विदेश नीति का पालन उसी हिसाब से करते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो बाधित नहीं हो और उनकी पूर्ति होती रहे। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उपकरणों का सहारा लिया जाता है। अनेक बार एक साथ कई उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। विदेश नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख उपकरण निम्न हैं। अब हमें देखना है कि वो उपकरण कौन कौन से हैं जिन्हें फॉरेन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के समय हम काम लेते हैं। पहला है संधि वार्ता। संधि वार्ता को आप सीधे अर्थों में समझो कि दो देशों के बीच में, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले किसी विवाद को हो तो उसके समाधान के लिए जब भी कोई टेबल मीटिंग होती है तो उसे संधि वार्ता का हम नाम दे सकते हैं। जैसे जब दो राष्ट्रों या दो से ज़्यादा राष्ट्रों के मध्य विवाद हो तो उसके समाधान खोजने के लिए संबंधित पक्ष संधि वार्ता का आयोजन करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई किसी चीज़ को लेकर विवाद है तो उसको टेबल पर वो सॉल्व आउट करने के लिए उनको अपने यहाँ बुलवाते हैं, या वो पाकिस्तान उन्हें अपने राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को अपने यहाँ बुलवाता है और उन बिंदुओं पर चर्चा करता है जो उनके बीच में विवादित विषय हैं। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। अगला है संधि। ये तो केवल संधि वार्ता थी, अभी हमने पूर्व में देखा, ये तो केवल क्या थी, संधि वार्ता। अब अगला है संधि, यानी कि प्रॉपर किसी चीज़ को, विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किया गया निर्णय क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जैसे संधि वार्ता के दौरान यदि विवाद के बारे में किसी भी निश्चित निर्णय पर सहमति हो जाती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे या मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो उन चीज़ों पर जो निर्णय बनता है उस पर जब सहमति बन जाती है तो वो संधि का रूप ले लेती है। तो संबंधित पक्ष संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं और भविष्य में संधि ऐसा दस्तावेज बन जाता है जिससे समझौते की शर्तों को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर कभी कोई पक्ष संधि शर्तों का उल्लंघन करता है तो उनको वो संधि शर्तों को याद दिलाया जा सकता है उस उक्त दस्तावेज के माध्यम से। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय सुरक्षा संधि। अब क्षेत्रीय सुरक्षा संधि क्या है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्षेत्रीय सुरक्षा संधि वो होती है जिसके जरिए क्षेत्र निषेध के देश जहाँ पर एक और आपस में सहयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी खतरे के समय एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। जैसे नाटा, सीटो, सेंटो जो कोल्ड वर्ल्ड वार के जो दौरान, जो शीत युद्ध के दौरान जो संगठन बने थे, वो इसी प्रकार के संगठन थे जिसमें आपस में इस प्रकार की संधि की जाती है कि जब कोई बाहरी आक्रमण उनके ऊपर होता है किसी एक पक्ष के ऊपर या एक देश के ऊपर, तो सभी देश एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। और अगला पॉइंट है आर्थिक सहयोग संगठन। अब आर्थिक सहयोग संगठन में क्या है, जैसे आजकल जो देशों की वास्तविक जो स्थितियां हैं वो आर्थिक युग के दौर में हैं, तो प्रत्येक देश अपनी आर्थिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए एक दूसरे देश पर निर्भर है। तो आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण होना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे समान हितों से प्रेरित होकर कुछ देश आर्थिक संगठन बना लेते हैं, जिनसे क्या होता है, उस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है और वो अपनी आर्थिक जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर पाता है।
आपसी आर्थिक सहयोग करते हैं ये देश आपस में, जैसे है EU है, G8 है, IBSA है, ये इस प्रकार के कुछ संगठन हैं जो आर्थिक रूप से या आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनको उनके निस्तारण के लिए संधि भी करते हैं, वार्ता भी करते हैं और भविष्योन्मुखी निर्णय भी करते हैं। अब पांचवा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर युद्ध। युद्ध एक ऐसा विषय है जो अंतिम रूप से प्रत्येक देश उपयोग करना चाहता है, यानी कि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि जो युद्ध हो वो शुरुआत में ही युद्ध हो जाए किसी देश के बीच में। यानी कि जब संधि वार्ता सब कुछ फेल हो जाता है या शिष्टमंडल या वैश्विक दबाव सब कुछ जब फेल हो जाता है तो अंतिम रूप से देश किसका उपयोग करते हैं? युद्ध का प्रयोग करते हैं। और युद्ध में क्या है, युद्ध की धमकी देना या युद्ध लड़ना आदि के माध्यम से भी अनेक देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की पूर्ति में लग जाते हैं। जैसे ये तो युद्ध के दो पक्ष हैं। जैसे एक तो पक्ष है कि युद्ध में क्या होता है कि डायरेक्ट युद्ध कर लिया गया, या फिर युद्ध करूंगा मैं आपसे, ऐसी धमकी कोई देश अगर देता है तो वो भी युद्ध का ही जैसा माहौल तैयार करना भी युद्ध की श्रेणी में ही आता है। अब है दौत्य कूटनीति संबंधों की स्थापना। इसके अंतर्गत राष्ट्र एक दूसरे की राजधानियों में अपने अपने दूतावास खोलते हैं और दूतावासों में राजदूत और अन्य कूटनीतिक अधिकारी रहते हैं जो दूसरे देश की चहुमुखी संबंधों की स्थापना में भूमिका अदा करते हैं। क्या होता है कि प्रत्येक देश में अपने एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, राजनयिक राजदूत नियुक्त करते हैं, दूतावास बनाते हैं हमारे। तो उनसे क्या होता है, उस देश के साथ हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है या वहाँ की वस्तु स्थिति है उसके बारे में हमें पता लगता रहता है कि भाई क्या उस देश की पोजीशंस हैं, वहाँ क्या किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं, किन की नहीं हैं। तो उससे भी एक दूसरे के आपसी संबंधों की स्थापना होती है। नई सरकार और नवोदित देशों को मान्यता देना। जैसे कोई नया नया देश बना है या फिर किसी बड़े देश से टुकड़े होकर कोई छोटा देश बना है या कोई नई सरकार बनी है तो उसको अपनी तरफ से बधाई देकर या फिर अपनी तरफ से उसको सहमति देकर प्रत्येक देश उसको अपना मित्र बनाना चाहता है, जिससे कि भविष्य में उसके साथ हमारे संबंध स्थापित हो सकें और उसके साथ हम कूटनीतिक संबंधों को भी स्थापित कर सकें। अगला पॉइंट है कूटनीतिक संबंधों को भंग करना। इसके अंतर्गत दो देश एक दूसरे की राजधानियों से अपने राजदूत वापस बुला लेते हैं और दूतावास हटा लेते हैं। इस कदम को पहले उठाने वाला देश दूसरे देश के प्रति अपनी नाराजगी और विरोध प्रकट करता है। जैसे प्रत्येक देश में हमने पहले पूर्व में चर्चा की कि अपने दूतावास बनवाते हैं या राजदूत वहाँ पर हमारे लगाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हमारे उनके साथ संबंध स्थापित होते हैं। लेकिन जब किसी बिंदु को लेकर या किसी एक इस ऐसे विषय को लेकर हमारे बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस नाराज़गी को प्रकट करने के लिए वहाँ से हमारे राजदूतों को वापस बुला लिया जाता है और वहाँ हमारा जो दूतावास कार्यालय है उसको समाप्त कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो उसको बंद करते ही हम अपनी नाराज़गी प्रकट कर सकते हैं। विरोध पत्र या चेतावनी पत्र देना, ये भी एक माध्यम है, ये भी एक उपकरण है विदेश नीति का। इसके अंतर्गत क्या होता है, विरोध पत्र या चेतावनी के माध्यम से राष्ट्रदूत अपने खिलाफ चल रहे देश के प्रति नाराजगी एवं विरोध अत्यंत ही परिष्कृत तरीके से युक्त करता है, भद्दे व्यवहार या गंदे शब्दों से नहीं। यानी सिस्टमेटिक ढंग से एक ऐसा पत्र लिखा जाता है जिसमें उस देश द्वारा हमारे ऊपर जो भी कृत्य किए जा रहे हैं, आतंकवादी कार्रवाई या फिर कोई भी ऐसे हमारे आदमियों को हथियार मुहैया करवाना या फिर हमारे यहाँ शांति भंग करना या फिर सांप्रदायिक दंगे करवाना, तो उन सब का स्पष्ट रूप से किसी एक पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराना कि आप इस तरीके की कार्रवाई हमारे देश में छोड़ दीजिए। तो ये काम करते हैं विरोध पत्र या चेतावनी पत्र के माध्यम से। अब अगला पॉइंट है अन्य देशों से आर्थिक संबंध। आज विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां तेजी से दुनिया के गरीब देशों में पूंजी निवेश करने के साथ साथ क्या कर रही है, वहाँ पूंजी निवेश अपने देशों में पूंजी निवेश के साथ क्या कर रही है, राजनीतिक रूप से अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। यानी कि कहने की बात यह है कि आज पूरा देश विश्वग्राम की स्थिति में पहुंच गया है और नवोदित जो राष्ट्र हैं, जो नए जिन्हें हम विकासशील राष्ट्र कह सकते हैं, उन विकासशील राष्ट्रों में
बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो अपनी पूंजी का निवेश कर रहे हैं और वहाँ की श्रम शक्ति का या बड़े बाज़ारों का उपयोग कर रहे हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। हाँ, आज हमने देखा कि विदेश नीति के उपकरण कौन कौन से हैं और उन पर चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद।